नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और महाचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये महाचर्चा सिर्फ आपके लिए है और ये खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम इस वक्त कोरोना काल में जी रहे हैं। कोरोना का पहली लहर को हमने झेल लिया है और दूसरी लहर से भी देश लड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बीमारी जो घर कर रहा है, अपनी जड़ें जमा रहा है, जिसको लेकर देश के कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, वो है ब्लैक फंगस। और आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हमने देश के जाने माने एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर को अपने साथ जोड़ा है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जो ब्लैक फंगस का दहशत इस वक्त पूरे देश में भ्रम कर रहा है, उसको जानना बेहद जरूरी है कि ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा यह खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह खबर देखने के बाद आपको ब्लैक फंगस को आसानी से आप समझ सकते हैं, इससे आपको राहत भी मिलेगी। इसलिए यह खबर आप जरूर देखिए। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के जाने माने डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। धन्यवाद डॉक्टर, चूंकि इस वक्त हम कोरोना काल में जी रहे हैं, पहली लहर को हमने किसी तरह से झेल लिया, दूसरी लहर की जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है, हमने देखा। लेकिन इन सब के बीच एक और बीमारी जो घर कर रहा है, अपनी जड़ें बहुत ही मजबूती से जमा रहा है, वो है ब्लैक फंगस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो संक्रमण है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसकी वजह भी हम आपसे जानेंगे, इसके लक्षण तो हम जानेंगे ही, इसके बचाव की क्या क्या तरीके हैं वो भी जानेंगे। इससे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये ब्लैक फंगस है क्या और ये कितना खतरनाक है, डॉक्टर? जी, देखिए, म्यूकरमाइकोसिस एक तरह की फंगस प्रॉब्लम है, फफूंदी का रोग है, जो कि नया नहीं है, ये हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। इसका मेन रीजन होने का था शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। पहले ये प्रॉब्लम देखी जाती थी उन लोगों में जिनको किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियली दवाइयों के द्वारा इम्यूनिटी को कम किया जाता था। जैसे किसी के ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को कैंसर है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इन लोगों में ये ज़्यादातर देखा जाता था। डायबिटीज़ भी उनमें एक ऐसी बीमारी थी जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ना आने की वजह से ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा बढ़ जाती थी। आपको ये जानना ज़रूरी है कि फंगस हर जगह मौजूद है, लेकिन वो इंसानों पे अटैक तभी करती है जब हमारी अंदर के डिफेंसेस वीक हो जाएं। तो आजकल जो 3 समस्याएं क्रिएट हुई कोविड की वजह से, पहला कोविड खुद, दूसरा डायबिटीज और तीसरा इसमें स्टेरॉइड्स का बेतहाशा। मैं माफी के साथ थोड़ा सा रोकूंगा डॉक्टर। क्या ये कोरोना वजह है सबसे, अगर हम कहें कि सबसे कोई प्रमुख कारण है इस बीमारी का, ब्लैक फंगस का, तो वो कोरोना है? जी, कोरोना ने 2 चीजें इस समय पैदा की हैं। पहला तो वो कोरोना खुद ही हमारी आत्मिक जो प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, इम्यूनिटी वीक करता है कोविड खुद ही। और दूसरा, कोविड एक डायबिटोजेनिक वायरस है जो कि नए सिरे से डायबिटीज पैदा भी कर रहा है और जिनकी ऑलरेडी डायबिटीज थी उनको बिगाड़ भी रहा है। तो इसलिए कोविड कोरोना वायरस खुद ही इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन भी है। चूंकि ये संक्रमण सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है डॉक्टर, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी कारण है तकरीबन 14 राज्य इस वक्त देश में इसको लेकर महामारी घोषित कर दिया है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं टेक्निकल उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो टेक्निकल पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं। चूंकि आप जो ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, शायद उतना बेहतर ढंग से वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी आसान भाषा में उनको ब्लैक फंगस के लक्षण बताएं। जी, देखिए, ब्लैक फंगस मेनली नाक और आंख को इफेक्ट करती है और अगर ये बेकाबू हो जाए तो ब्रेन तक जाने की संभावना रखती है। हमें ये जानना जरूरी है कि इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए उसके नाक के लक्षणों को पकड़ना जरूरी है। अगर हम आंख तक उसके स्प्रेड होने की वेट करते रहेंगे तो आधी लड़ाई है हम हार चुके होंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके
अर्ली लक्षण क्या है? अर्ली लक्षणों में नाक बंद होना, नाक से पीला मटमैला या लाल पस निकलना, बलगम निकलना, आपके नाक के बगल के जो हिस्से हैं ये एरिया सुन्न हो जाता है नाक के नीचे का, तो हल्के हाथ से अगर छुएंगे तो सेंसेशन कम होती है। आंख में, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, कई बार इतना जो दवाई से कंट्रोल में ना आए। और उसके अलावा ऊपर के दांतों में बहुत दर्द होना, दांत ढीले होना, दांत निकलने लगना, तालू के ऊपर जो रंग होता है वो कभी कभार भूरा या काला होने लगता है। तो ये इसके मेन लक्षण हैं। जब ये बीमारी आगे फैल जाती है, आंख तक फैल जाती है, तो आंख की पुतली का लाल हो जाना, आंख का सूजना, कभी कभार आंख हल्का बाहर आने लगती है, फिर डबल दिखने की स्थिति, और आंख की जो रोशनी है वो ब्रेन को अफेक्ट करती है, जो कि जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो इस वक्त जो जितने भी इस वक्त भारत के लोग पब्लिक लैब को देख रहे हैं और डॉक्टर कोचर को सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि जो डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ये लक्षण आपके शरीर में या आपके परिवार वाले किसी को भी अगर ये दिखता है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप ब्लैक फंगस के चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर, साथ ही ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस की बात की जा रही है। कुछ कल मैं एक पढ़ रहा था, येलो फंगस भी कहीं एक मरीज में इसका सिम्टम पाया गया है। तो थोड़ा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों के जो बीच की अंतर है उसको भी बताएं, और ये जो येलो फंगस है उसके बारे में बताएं। इसके बाद और भी कुछ सवाल है, वो भी हम आपसे लेंगे। जी, व्हाइट फंगस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर, ये इसका नाम कैंडिडियासिस है और ये मुंह में देखी जाती है। व्हाइट फंगस का मेन रीजन होता है स्टेरॉइड्स, मुंह के द्वारा इनहेलर लेना, जैसे कि ब्यूटीकॉट वगैरह लोग आजकल मुंह के द्वारा इनहेलर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो वो स्टेरॉइड मुंह के अंदर रहता है और मुंह के अंदर फंगस को ग्रो कराता है। इसकी वजह से लोगों को मुंह के अंदर सफेद सफेद दाने बन जाते हैं, सफेद धब्बे बनते हैं, जलन पैदा होती है, खाना खाने में दर्द होता है, मुंह में पेन होता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट उतना जटिल नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो बिल्कुल भी जटिल नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए मुंह में लगाने की दवाई, खाने की एंटी फंगल मेडिसिन ले सकते हैं, और ये शॉर्ट सप्लाई में ना होने की वजह से आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, तो ब्लैक फंगस हड्डी को जकड़ती है और वो सिर्फ सतह पे नहीं रहती, जबकि व्हाइट फंगस सिर्फ सतह पे रहती है और वो हड्डी को इफेक्ट नहीं करती है। यानी जो कि व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है। जी जी जरूर। और एक आपने सवाल पूछा था येलो फंगस का, इस बारे में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो कोविड काल में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन जब भी आती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा किसी को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल है कि जो मेन संस्थान है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो गया, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, या स्वास्थ्य विभाग हो गया, कोई भी खबर के ऊपर किसी की भी प्रतिक्रिया आने से पहले जरूर सरकार को इस बारे में इसका खंडन या इसकी पुष्टि कर लेना जरूर आवश्यक है। एक केस रिपोर्ट के बेसिस पे प्लीज आप इस चीज को जज मत करिए, और मैं कहूंगा इसके बारे में पैनिक मत, ना तो खुद पैनिक हो, ना ही इस पैनिक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस चीज की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मैं समझता हूं शायद ये इसका खंडन किया जाएगा। यानी जो एक तरह का आप र्यूमर येलो फंगस की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको मतलब प्रमाणित नहीं किया है कि ऐसा भी कोई फंगस है, सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट के। नहीं किया गया जी, जरूर इसको प्रमाणित नहीं किया गया, तो इसके ऊपर बिल्कुल भी अभी हमें अपना भय टिकाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपने कहा डॉक्टर की जो ब्लैक फंगस है वो व्हाइट फंगस से बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक और जो गंभीर सवाल, और काफी लोगों ने पूछा है कि अगर डॉक्टर साहब आए तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि क्या कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद ब्लैक फंगस क्या उनको इफेक्ट नहीं करेगा? क्या वो ब्लैक फंगस के चपेट में नहीं आएंगे? जी देखिए, ऐसा है कि इस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो तीन चीजों के मिलन से क्रिएट हुई थी। वो था कोविड, स्टेरॉइड्स और डायबिटीज। और इसमें मेन रीजन कोविड का है। स्टेरॉइड्स और डायबिटीज तो पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन कहीं महामारी का उन्होंने रूप इख्तियार नहीं किया है। लेकिन जहां कोविड जुड़ा है उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो इसीलिए अगर आप कोविड से बचे रहेंगे, ऑब्वियसली आप स्टेरॉइड से बचे रहेंगे, और इन दोनों के ना होने की वजह से आप ब्लैक फंगस से भी बचे रहेंगे। तो ये एक कड़ी जुड़ती जाती है। तो अगर आपने वैक्सीन सुरक्षित है तो ये ऑब्वियस है कि आप ब्लैक फंगस से भी सुरक्षित रहेंगे। आपने एक टेक्निकल एक टर्म का जिक्र किया, एस्टेरॉइड की बात की, क्योंकि इसलिए मैंने आपसे ये आसानी से समझने की कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर, क्योंकि इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शायद इस तरह के भारी भरकम को वर्ड को नहीं समझ पाते हैं। मुझे थोड़ा अपने तमाम दर्शकों को एस्टेरॉइड के बारे में बताएं कि एस्टेरॉइड है क्या।
जी, देखिए ऐसा है, कई शरीर के रोग ऐसे होते हैं जिसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, कई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कभी-कभार शांत करना ज़रूरी होता है। ऐसे केस में कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनका नाम प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन के नाम से आती है, डेफ्लाज़ाकॉर्ट, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं कि शरीर को टेम्परेरी रूप में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम किया जाए। आप लोग सब जानते हैं कि कोविड में एक साइटोकाइन क्राइसिस चल रहा था जिसमें लोगों का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें सांस में दिक्कत आई थी, फेफड़े खराब हो रहे थे। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ा, ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खुद ही हमारा नाश कर रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की ज़रूरत थी। क्या ये जो लेकिन मेडिसिन की आप इन बात कर दवाइयों रहे का हैं, इस्तेमाल स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, क्या इसको ज्यादा शरीर में लेने से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं, मैंने काफी एक्सपर्टिस से बात की, उन्होंने कहा कि जो सवाल था उस सवाल का आपने जवाब भी दिया। मेरा सवाल यह था कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस में दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? आपने कहा कि व्हाइट फंगस के बनस्पत जो ब्लैक फंगस है वो ज्यादा खतरनाक है, उससे इंसान की जान भी जा सकती है, आपने ये भी कहा। एक और जो इसमें अहम सवाल जो मैंने जोड़ा था कि क्या कोरोना वैक्सीन, अगर वैक्सीन का कोई टीका अगर लेता है तो क्या ये बीमारी से बचा जा सकता है, क्या उसको इफेक्ट करेगा या ना करेगा, आपने इसको बताया। एक और जो गंभीर जो आपने अभी बात बताई, मेडिसिन की बात कहा आपने, स्टेरॉइड की बात कही, हमने ये भी सुना कि ज्यादा स्टेरॉइड का अगर बॉडी में जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इसलिए हार्मफुल करता है कि जो शरीर का ब्लड है वो पतला हो जाता है और उसमें शुगर की लेवल बढ़ जाती है, यानी ब्लड मिठास हो जाता है। तो क्या ये एक वजह है ब्लैक फंगस को अपना पैर जमाने? जी, देखिए स्टेरॉइड कई स्तर पे काम करता है। उसका मेन जो काम करने का तरीका है कि वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फंगस के स्पोर को आइडेंटिफाई करके उसको वहीं के वहीं नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी स्टेरॉइड्स के लेने की वजह से, तो उसकी वजह से वो सेल्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, ना वो फंगस से अच्छे से लड़ पाते हैं और ना ही बाकी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं कि वो फंगस से लड़ाई करें। और दूसरा वो जो अफेक्ट करता है, जैसे आपने सही कहा कि वो शुगर को भी बढ़ा देता है। शुगर के बढ़ने से खुद भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता अफेक्ट होती है। तो स्टेरॉइड्स दोहरा काम करते हैं। स्टेरॉइड्स डायरेक्ट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ वो शुगर बढ़ा के भी हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। क्या तरीका है डॉक्टर, कैसे बचा जा सके? क्योंकि कोरोना का दहशत अभी खत्म नहीं हुआ है कि ब्लैक फंगस का दहशत तकरीबन बहुत ही व्यापक पैमाने पे फैल रहा है, इसको कम कैसे किया जाए? क्योंकि लोग बहुत पैनिक है। जी, देखिए ऐसा है कि स्टेरॉइड्स को लेने की ज़रूरत केवल और केवल उन लोगों को थी जिनका 7 दिन के बाद फीवर जो है वो 102 103 के ऊपर चढ़ रहा था, और दूसरा जिनका सैचुरेशन 91 के नीचे चला गया था। ये कौन से लोग हैं? ये केवल मात्र 5 या 7 या 10% लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत थी। तो अगर वो नॉर्मल लोग अगर स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिए तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को आ गई। ये उन लोगों में नहीं देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने ऑक्सीजन ली है या नहीं ली है। इसका ऑक्सीजन लेने ना लेने से ज़्यादा संबंध नहीं देखा गया, और ये एम्स की खुद की ही अपनी रिपोर्ट है। इसका संबंध सिर्फ स्टेरॉइड्स के डायबिटीज़ के प्रेजेंस होने की वजह से था। तो इससे बचने का तरीका सिर्फ ये है कि स्टेरॉइड वही लोग लें जिनको ये 2 समस्याएं, जिनका सैचुरेशन ड्रॉप कर गया 91 के नीचे, और दूसरा जिनका बुखार 7 दिन के बाद भी टूट नहीं रहा है। और ये गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस सरकार ने, एम्स ने बार बार इशू की हैं। इनको अगर हम स्टिक नहीं करेंगे तो इसी प्रॉब्लम से जूझते रह जाएंगे। एक और सवाल, क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीज तकरीबन और कहना चाहूंगा कि इसमें डायबिटीज को एडिक्वेटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिनको स्टेरॉइड्स ले भी रहे हैं लेकिन अपनी शुगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो भी इसकी चपेट में आते हैं। तो साथ ही साथ शुगर का साथ में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक और जो गंभीर सवाल यहाँ पे उठ रहा है डॉक्टर, कि भारत में ही सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं, दुनिया के और हिस्सों में इसका कोई? जी, फफूंदी जो है वो एक ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट में ज़्यादा देखी जाती है। भारत, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं कुछ, और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, यहाँ पे उमस ज़्यादा है, तापमान बहुत उचित है, तो इसलिए ये जो बेल्ट है यहाँ पे फंगस ज़्यादा पाई जाती है। कुछ एंडेमिक भी है एरिया, भारत का जो एरिया है यहाँ मौजूद ही फंगस के स्पोर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इनको सिर्फ एक उचित वातावरण चाहिए उसके ग्रो करने के लिए। दूसरी बात,
भारत एक देश ऐसा है जहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, तो फंगस एक ऐसी चीज़ है जो कि वेजिटेबल मैटर पे, उमस वाली जगहों पर, मिट्टी पर, गंदगी में, जहाँ पर कूड़ा कचरा फैला होता है, तो उन जगहों पे ज़्यादा मिलती है। तो यानी जहां पे नमी अधिक है, जहां पे वहां पे ये चीजें ज्यादा बड़े पैमाने पे है, नमी और तापमान दोनों। जी। तो क्या डॉक्टर इसके जो बचाव के तरीके हैं वो ये हो सकते हैं कि जो इस तरह, जैसे आपने तापमान की बात करी, आपने नमी की बात किया, आपने ऐसे जगह जहां पे एग्रीकल्चर, चूंकि हम भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे होते हैं, हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारे चीजें, तो फिर इससे बचाव का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए अभी कुछ महीने बाद जो एग्रीकल्चर का जो सीजन है, खास करके धान का सीजन, वो बिल्कुल बड़े पैमाने पे आएंगे, तो क्या उसमें लगता है कि ये बीमारी और फैल सकता है और बढ़ सकता है, इसका संक्रमण और तेजी से फैल सकता है? देखिए, ये कोरिलेशन एक लॉजिकल है, लेकिन ये सब्सटेंशिएटेड नहीं है, मतलब कि ये प्रूवन नहीं है, लेकिन लॉजिकली सोचा जा सकता है ऐसा। दूसरी बात आपकी ये जाननी ज़रूरी है कि अर्बन और रूरल का डिवाइड बहुत ज़्यादा अभी देखा नहीं गया है। आप ये देखें कि उन लोगों का अस्पतालों में इलाज हुआ है जो मेडिसिन अफोर्ड कर सकते थे, एडमिट हुए थे, तो ये चलन जो हम कहें तो हम ज़्यादा ये देख रहे हैं जो रूरल जो अर्बन लोग हैं उनमें भी है। तो वातावरण के साफ सुथरा होना तो अर्बन एरियाज में मायने नहीं रखता, वो तो साफ है ही, लेकिन फिर भी उनमें प्रॉब्लम देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, लेकिन अभी तक इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो अगेन मैं कहूँगा कि इस चीज़ पे, क्योंकि ये सब्सटेंशिएटेड नहीं है, इसको एग्रीकल्चर से उतना ना जोड़ा जाए, लेकिन साफ सुथरा रहना दोनों ही घरों में अनिवार्य है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो। क्योंकि तो मेरा सवाल इसलिए क्योंकि नमी की भी बात की जा रही है और एग्रीकल्चर में खास करके बहुत दिनों तक उसमें पानी का, जो जैसे खेत है उसमें बहुत दिनों तक पानी हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो फसल है वो बेहतर ढंग से उसकी उपज हो। तो इसलिए अगर ज्यादा दिन तक, चूंकि हमने देखा है कि ज्यादा दिन तक कहीं पानी अगर जमा भी रहता है तो वहां बहुत तरह के ब्लैक इस तरह के जो फंगस और जो एल्गी होते हैं वहां पे तकरीबन वो देखने को मिलता है। तो क्या ये एक वजह बन सकता है? मेरा सवाल इसलिए था चूंकि इस वक्त आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, मैं चाहता हूं कि तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उनको सही बचाव के जो तरीके हैं खास करके, और जो पैनिक सिचुएशन में इस वक्त वो सफर कर रहे हैं, उनसे कैसे छुटकारा मिल पाए, जरूर आप बताएं। जी, पहली बात तो ये, जो इसका नाम ब्लैक फंगस इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि इसका रंग ब्लैक है। इसका नाम ब्लैक फंगस इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नासूर गैंग्रीन क्रिएट करती है और वो टिश्यू का रंग काला हो जाता है। तो कहीं पे भी ब्लैक फंगस दिखे उसको म्यूकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, फंगस नॉर्मली ही हमारे आसपास पाई जाती है, तो अगर हम अपना मुंह ढक के रखेंगे अच्छे से, कोई ऐसे डबल मास्क कर लेंगे अपने आप को, तो फंगल स्पोर से बच सकते हैं। तीसरी बात ये, जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें म्यूकरमाइकोसिस 2 या 4 हफ्ते बाद देखा जाता है, तो उस दौरान अपने आप को इन जगहों के एक्सपोजर से बचा के रखिए ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता दोबारा पिकअप कर जाए, और जब आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएं तभी आप इन कामों में जाएं, नहीं तो आप अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स से इनका सपोर्ट ले सकते हैं। और जहाँ तक इसके प्री डिस्पोज होने का सवाल है, मतलब अगर आप अपने यहाँ शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, बहुत ज़्यादा नाक को छेड़ेंगे ना, नाक मुंह को छेड़ेंगे नहीं, धूल मिट्टी में नहीं जाएंगे, उमस वाली जगहों से बच के रहेंगे, तो चांसेस है कि आपको इसका संक्रमण नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर आपको हाइजीन मेंटेन करना है। जी। एक और जो सवाल मेरे मन में भी आ रहा है डॉक्टर, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, वो ये, क्योंकि आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। एक और चीज, चूंकि देश इस वक्त पैनिक सिचुएशन में, वो जानना चाहता है कि ये सिर्फ ब्लैक फंगस है, वो सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या और भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है? जी, म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स जहां जहां बॉडी में मिलेंगे वहां वहां वो जो है वो फंगस को जन्म देंगे, और ये नाक, आंख, ब्रेन, क्योंकि नाक के द्वारा जा रही है इसलिए आंख और ब्रेन इफेक्ट हुए हैं, आंख डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती। तो नाक, फेफड़े और आंतें, ये 3 जगहों पे इसका रोग आजकल देखने में मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी बेहद जो इस वक्त हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, इतने पैनिक सिचुएशन में, चूंकि कोरोना सफर में हम जी रहे हैं, उसके बाद जो इस तरह की जो और कोई बीमारी आती है और खास करके महामारी घोषित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर लाजमी है, डर होता है और सबको डर लगता है। और ये बीमारी ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को वो पहले से और भी भ्रामक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ भारत के जाने माने एम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जिन्होंने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में बताया, और खास करके ब्लैक फंगस के बारे में बताया। चूंकि हिंदुस्तान जो सफर कर रहा था वो ये था कि हमारी बीमारी नाक, मुंह और गला के नीचे तक था, लेकिन जैसे ही ये बीमारी नाक से ऊपर बढ़ा, एक ब्लैक फंगस के रूप में ये सामने आया। इसी पे वो जवाब दे रहे थे। और मुझे लगता है कि जितने लोग, खास करके भारत के लोग और खास करके पब्लिक लाइव के दर्शक इनको सुन रहे होंगे, उनको समझने में बेहद आसानी होगी कि ब्लैक फंगस होता क्या है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये खबर आपके लिए है और आपको देखना ये खबर बेहद जरूरी है। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।